ब्रिटिश राज को इतने ग्लोरीफाइड तरीके से हमें क्यों बताया गया था? सच क्या था, आइए समझते हैं। 1757 प्लासी की लड़ाई। नवाब सिराज उद दौला हारा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार बंगाल पर कब्जा किया। पर यह जीत सिर्फ एक लड़ाई की नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी जहां एक ट्रेडिंग कंपनी एम्परर बन गई। धीरे धीरे कंपनी ने अपने क्लॉज पूरे भारत में फैला दिए। राजपूताना, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, सब कुछ। लेकिन ये कभी एक नॉर्मल रूल नहीं था। ब्रिटिश ने भारत को एक बाजार समझा, एक जगह जहां से रॉ मटेरियल्स लिए जाएं और उन्हीं मटेरियल से बना माल हमें ही महंगा बेचा जाए। ये था कॉलोनियल कैपिटलिज्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉटन, सिल्क, ओपियम और जूट जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बाहर भेजना शुरू किया। 1857 तक उनका कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि जब पहला भारत ने विद्रोह किया, जिसे आप सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, तो उसका जवाब पूरी मिलिट्री ने ब्रूटैलिटी से दिया गया। 1857 के बाद कंपनी से क्राउन ने कमांड ले ली और फिर 1858 में शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल, जिसे हम आज ब्रिटिश राज कहते हैं। 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल संभाला, तो उन्होंने भारत को डिवाइड एंड रूल का शिकार बना दिया। पूरे देश को अलग अलग प्रोविंसेस में प्रिंसली स्टेट्स में बांट दिया गया। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जहां ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज का राज था। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ अंग्रेज भर दिए, और जहां भारतीयों को जगह मिली भी वहां टेस्ट सिर्फ अंग्रेजी में होता था। आप सोचिए, एक ऐसा टेस्ट जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, वो भारत के लोगों के लिए मैंडेटरी बना दिया गया। ये ब्रिटिश रूल सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं था, ये आइडेंटिटी का सप्रेशन भी था। भारत के राजास, नवाब्स और सरदार्स सबको या तो एक पपेट बना दिया गया या उनकी जमीन छीन ली गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था कि अगर किसी इंडियन रूलर का लीगल एयर नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश ले लेंगे। काफी जगहों के साथ साथ झांसी भी इस पॉलिसी का शिकार बनी, और इसी ने जन्म दिया 1857 के भारत के पहले ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन को। रानी लक्ष्मीबाई, एक माँ, एक योद्धा, ब्रिटिशों के खिलाफ तलवार उठाती हैं और ग्वालियर के मैदान में वीरगति पाती हैं। उनकी कहानी स्कूल की किताबों में बस एक पेज की होती है, लेकिन उनका बलिदान इससे कहीं बढ़कर है। और फिर 1900s के आते ही एक नई पीढ़ी आई जो ब्रिटिश क्राउन को सीधा चैलेंज करना चाहती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ये लोग छुपकर नहीं खुलकर संघर्ष कर रहे थे। 1925 में काकोरी कांड में ब्रिटिश ट्रेजरी की ट्रेन को लूटकर इन रेवोल्यूशनरीज ने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। ब्रिटिश के लिए ये टेररिस्ट थे, लेकिन हमारे लिए ये क्रांतिकारी थे। और फिर आई एक और धारा, गांधी जी की अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब उस वक्त की सबसे बड़ी जन आंदोलन में से थे। एक तरफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, दूसरी तरफ आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज। ये दोनों धाराएं, गांधी जी की अहिंसा और भगत सिंह का बलिदान, एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करती थी। आजादी की इस लड़ाई में हर रास्ता एक ही मंजिल की तरफ जा रहा था, एक आजाद भारत। जब ब्रिटिश आए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से था, लेकिन 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद हम एक गरीब और पिछड़ा हुआ कॉलोनी बन गए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये सिस्टमैटिक लूट थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त ब्रिटेन ने भारत को एक रिसोर्स कॉलोनी बना दिया। कॉटन, जूट, ओपियम, ये सब भारत से खरीदा जाता, लेकिन उन पर हैवी टैक्सेस लगते, और वापस भारत में वही माल मशीन से बनकर आता जिसे फिर यहाँ बेचा जाता। आप सोचिए, भारत में कपड़ा बनाने वाले आर्टिसंस, वीवर्स, जो दुनिया भर में मशहूर थे, उनका पूरा काम छीन लिया गया। धागा यहाँ का, कपड़ा वहाँ का, पैसा सिर्फ उनका। इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत की इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया। दादा भाई नारोजी ने इसे कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ। उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया था कि 1867 से 1901 तक हर साल करीब 8 करोड़ रुपए इंग्लैंड भेजे जाते थे, बिना किसी रिटर्न के। कंपनी ऑफिशियल्स भारत आते, पैसा कमाते और वापस अपने घर ले जाते। ये पैसा भारत में इन्वेस्ट नहीं होता, हमारे ही पैसों से उनकी रेलवेज, उनके कॉलेज, उनके इंडस्ट्रीज बनती थी।
और फिर आए फेमिन्स, लेकिन ये कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं थे, ये ब्रिटिश पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट था। 1943 का बंगाल फेमिन, जब 30 लाख लोग भूख से मर गए, उस वक्त भी चर्चिल ने ग्रेन एक्सपोर्ट रोकने से इनकार कर दिया। इंडिया में रेशनिंग कोलैप्स हो चुकी थी और ग्रेन डिपॉजिट्स खाली थे, लेकिन फिर भी अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था। चर्चिल ने कहा था, इफ इंडियंस डाई इट इज देयर फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। ये भाषा थी उनकी जो खुद को सिविलाइज्ड कहते थे। बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र 1876 में, ओडिशा 1866 और मद्रास, लाखों लोग ऐसे ही पॉलिसीज की वजह से मर गए। क्या ये जेनोसाइड नहीं था? झारखंड के ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की जमींदारी सिस्टम के खिलाफ एक लोक आंदोलन किया। धरती आबा के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा ने ट्राइबल आइडेंटिटी और लैंड राइट्स के लिए बलिदान दिया। उनका उलगुलन एक ट्राइबल रेवोल्यूशन था, जिसका मतलब था टोटल रिवोल्ट। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी में ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन लूटकर क्रांति को फंड किया। ये घटना एक सिंबॉलिक वार्निंग थी कि भारत की नई पीढ़ी डरने वाली नहीं है। जलियांवाला बाग के वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने जनरल डायर के बार्बेरिक एक्शंस को सपोर्ट किया था। इसी वजह से उधम सिंह ने उन्हें लंदन में गोली मार दी। कोर्ट में बोला, आई डिड इट बिकॉज आई हैड अ ग्रज, ही डिजर्व्ड इट। उधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखवाया, एकता का प्रतीक। जब भारत पर ब्रिटिश का राज था तो उनका एक मकसद था, भारतीय दिमाग को ब्रिटिश सोच में डालना, यानी सिर्फ जमीन नहीं, सोच पर भी कब्जा। आप सोचिए, एक समय था जब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी, जहां साइंस, आर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी, लेकिन ब्रिटिश आए और हर चीज को बैकवर्ड कहकर अपना ही नया मॉडल थोप दिया। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक नोट लिखा, जिसे कहते हैं मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। उसमें लिखा था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। और इसके बाद शुरू हुई ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की इंजीनियरिंग। सबसे पहले संस्कृत जैसी भारतीय लैंग्वेज को हटा दिया गया। उनका कहना था इनमें साइंस और लॉजिक नहीं है। और फिर लाई गई इंग्लिश, एक ऐसी भाषा जो उनकी नौकरियों के लिए जरूरी थी। ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था क्लर्क्स पैदा करने के लिए, सोचने वाले, सवाल करने वाले लोग नहीं, बल्कि हुक्म मानने वाले लोग। हिस्ट्री बुक्स में झूठ भरा गया, हमारे राजाओं को अनसिविलाइज्ड और फ्यूडल बताया गया और ब्रिटिश को मॉडर्नाइजर्स। सिर्फ शिक्षा नहीं, इतिहास और धरोहर भी बदली गई। बहुत सी भारतीय टेक्स्ट और ग्रंथों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जो बचे उनको एंग्लिसाइज्ड इंटरप्रिटेशन दिया गया, ताकि लोगों का अपनी जड़ों से विश्वास हट जाए। एक समय ऐसा भी आया जब इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स सिर्फ लंदन में होते थे, यानी अगर किसी भारतीय को अपने देश के लिए काम करना हो तो उसे इंग्लैंड जाके ब्रिटिश सिलेबस के हिसाब से एग्जाम देना होगा। इस कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ एक कल्चरल रेनेसांस शुरू हुआ। बंकिम चंद्रा ने वंदे मातरम लिखा, स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट में जाकर भारतीय दर्शन का झंडा गाड़ा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के जरिए वैदिक रिवाइवलिज्म की आग लगाई। ये लोग समझ गए थे कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ राजनीति नहीं, एक सांस्कृतिक युद्ध भी था। 1857 का साल, जिसे कई लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, असल में एक जन आंदोलन था, न केवल सिपाहियों का। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने खुद जंग नहीं की थी, वो बस एक सिंबल बन गए थे एक आजाद भारत के सपने का। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश कंपनी ने एक कार्ट्रिज बनाई थी जो काऊ और पिग फैट से ग्रीस थी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म पर वार था। इसी ने बनाई एकता की बुनियाद। 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह। धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे शहरों में फैल गया। ब्रिटिश ने इसे म्यूटिनी कहा। 1857 के बाद ब्रिटिश ने काफी ब्रूटैलिटी से जवाब दिया। घर जलाए गए, लोगों को कैनन से बांधकर उड़ा दिया गया। बहादुर शाह जफर को बर्मीज जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 1857 के बाद कुछ सालों तक चुप्पी थी, लेकिन अंदर से एक नई सोच जन्म ले रही थी। फिर आए मॉडरेट लीडर्स जैसे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते थे। दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उठाई, बताया कैसे भारत का पैसा चुपके से इंग्लैंड भेजा जा रहा था।
फिर आए एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। इन्होंने बोला स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक के अखबार केसरी ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। वंदे मातरम के नारे बाजारों में गूंजने लगे। बंगाल में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कपड़े जलाए गए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट हुआ। भारत ने पहली बार अंग्रेजों को इकोनॉमिक तौर पे चैलेंज किया। एक नए युग के क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इनका तरीका अलग था, बिना डर के ब्रिटिश ऑफिसर्स को निशाना बनाना। भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फोड़ा, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बस एक पैगाम देना था, इनकलाब जिंदाबाद। 1857 से 1942 तक हर पीढ़ी ने अपना खून दिया ताकि एक दिन तिरंगा लहराए और भारत आजाद हो। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत क्या थी? जब एक देश को दो टुकड़ों में बांटा गया। भारत की आजादी एक दर्द भरी शुरुआत थी। आजादी से पहले एक नया शब्द हमारे सामने आया, पार्टीशन। ब्रिटिश भारत छोड़ना चाहते थे। उन्होंने रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी, एक ऐसा व्यक्ति जो ना भारत आया था, ना यहाँ की संस्कृति जानता था। सिर्फ कुछ दिनों में एक बाउंड्री लाइन खींच दी गई, जिसे हम आज कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। 15 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। रेलवे स्टेशन खून से रंगे हुए थे। कहा जाता है पार्टीशन ने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों महिलाएं रेप, अबडक्शन और टॉर्चर का शिकार बनी। गांधी जी उस वक्त कोलकाता में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने 15 अगस्त को कोई उत्सव नहीं मनाया। पार्टीशन एक जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं था, ये था एक कलेक्टिव ट्रॉमा जिसका दर्द आज तक महसूस होता है। लेकिन इसी दर्द ने हमें एक नए देश को खड़ा करने का हौसला भी दिया। एक नए राष्ट्र का निर्माण अब शुरू होना था। ब्रिटिश राज ने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाई थी जो उनकी बात बिना सवाल किए मान ले, जबकि आजादी का मतलब था जनता की सेवा, ना कि कंट्रोल। आपने देखा होगा कई स्कूल्स अब भी ब्रिटिश स्टाइल यूनिफॉर्म्स, मॉर्निंग असेंबली में गुड मॉर्निंग मैम और सिलेबस में ब्रिटिश ऑथर्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये सब एक कल्चरल कॉन्टिन्यूएशन है। जैसे अंग्रेज चले गए लेकिन उनका नजरिया छोड़ गए। अंग्रेजी आज भी एक क्लास इंडिकेटर है। हम अंग्रेजों से सीख रहे हैं, पर उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश राज के 75 प्लस सालों के बाद भी हम कई रिफॉर्म्स देख रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या आईपीसी रिवैम्प। इस वीडियो में हमने सिर्फ पास्ट नहीं देखा, हमने ये भी देखा कि वो पास्ट आज भी जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।